बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वात की हिल से हिल टॉक्स के साथ सादो कमान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 9 से ज़ायद अजला में शदीद बारिशों, लैंड स्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट के बायस जानी और माली नुकसान हुआ है। खुसूसन मालकन डिवीज़न जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा डिवीज़न है, उसके तमाम ही अजला में जानी और माली नुकसान हुआ है। शदीद तबाही हुई है। राब्ता सड़कें बंद हैं जिनको खोलने के लिए इंतज़ामिया कोशिश कर रही है। निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा है और इसके अलावा बहुत से लोगों ने अपने इलाकों से नकल मकानी की है, उनको मजबूरन अपने इलाकों को छोड़ना पड़ा है। सूबाई हुकूमत की जानिब से इमदादी कोशिशें जारी हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से कोशिशें जारी हैं। इमदादी रकूम का भी ऐलान किया गया है और इसके अलावा बहुत से इक़दामात किए जा रहे हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से। मालकन डिवीज़न के अजला शांगला, बुनेर, इसके अलावा स्वात और दीर और चित्राल और बाजोड़ शदीद मुतासिर अजला में शामिल हैं और इन अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने सीनियर ब्यूरोक्रेट और लोकल गवर्नमेंट और रूरल डेवलपमेंट के सूबाई सेक्रेटरी सरदार साकिब रज़ा असलम को मालकन डिवीज़न और हज़ारा के इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है। उनको खुसूसी टास्क दिया गया है कि वो इन इलाकों में होने वाले जानी और माली नुकसान का सर्वे करें, असेसमेंट करें, रिपोर्ट तैयार करें। जल्द अज जल्द तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों के साथ मिलकर और ये रिपोर्ट अब जाएगी सूबाई हुकूमत के पास जब ये तैयार होगी। आज हम और आप चलेंगे स्वात, जहाँ पर आपकी और हमारी मुलाकात होगी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सैलाब ज़दा मालकन डिवीज़न के लिए सूबाई हुकूमत के कोऑर्डिनेटर सरदार साकिब रज़ा असलम से। तो आइए चलते हैं स्वात। हमारे साथ मौजूद हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी बराए बल्दियात, दही तरक्की और इलेक्शंस सरदार साकिब रज़ा असलम। हिल टॉक्स के वो सामीन जिन्होंने 2 बरस कबल इनका इंटरव्यू देखा था एज कमिश्नर मालकन डिवीज़न, वो इनकी शख्सियत से भी और इनके ख़ानदानी बैकग्राउंड से भी और इनके एक्सपीरियंस से भी बखूबी आगाह हैं। मालकन डिवीज़न जो कि हालिया मानसून बारिशों और क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी सूरत हाल के बायस शदीद तरीन मुतासिर हुआ है, उस मालकन डिवीज़न में सैलाब की तबाहकारियों का जायज़ा लेने के लिए, उसकी रिपोर्ट मुरतब करने के लिए सूबाई हुकूमत ने खुसूसी टास्क दिया है सरदार साकिब रज़ा असलम को कि वो 10 रोज़ के अंदर अंदर नुकसानात के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से जो सैलाब से पैदा हुए हैं अपनी रिपोर्ट पेश करें। सर मशकूर हूँ आपका और अपना ग्राही होने दे फायदा होंदा वक्त मिल जुलता है सर। बहुत मेहरबान हो अवान साहब, तुसी तशरीफ आए, मेरे वास्ते एजाज़ की गल है, तुसां नाल मुलाकात हमेशा एजाज़ होती है। शुक्रिया सर, थैंक यू। सर सूबाई हुकूमत ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उसकी वजह यह है कि आप मालकन डिवीज़न के कमिश्नर रह चुके हैं। चित्राल से लेके बाजोड़ तक तमाम इलाकों के वाकिफ़ हैं, तमाम लोगों के वाकिफ़ हैं, हर चीज़ आपने देख रखी है। तो ये जो टास्क आपको खुसूसी टास्क दिया गया है, इसकी क्या वजह है?
बेसिकली एक तो वान साहब इसकी एक वजह यह है कि ये टास्क जो है बेसिकली चूँकि लोकल गवर्नमेंट एक ऐसा महकमा है कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के साथ जिसका ताल्लुक होता है। दूसरा ये कि इमीडिएट जिस वक्त इस किस्म का कोई भी डिज़ास्टर आता है तो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली चीज़ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, वाटर स्कीम्स मुतासर हो जाती हैं, रोड्स मुतासर हो जाते हैं। इसके अलावा जो बुनियादी लोगों की जो डेली रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं और जो उनका ज़िंदगी है उसमें एक तातुल पैदा हो जाता है। तो चूँकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो था वो म्यूनसिपल सर्विसेज के साथ था और सबसे ज़्यादा म्यूनसिपल सर्विसेज जो थी वो मुतासर हुई थी, जिसकी वजह से लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही थी। तो उस बुनियादी वजह से चूँकि इसका ताल्लुक ख़ास बनता ही लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ था और पहले मैंने यहाँ सर्व भी किया हुआ था, इस वजह से एक टास्क सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने दिया कि ओवरऑल जितनी भी रिलीफ एक्टिविटीज़ वहाँ जारी हैं उनको देख लें और फिर जो नुकसानात हुए हैं, जितने भी हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ का जो नेटवर्क था सर्विसेज का, जिसमें वाटर सप्लाई स्कीम्स थी, जिसमें रोड्स थे, जिसमें इरीगेशन चैनल्स थे, उनकी एक असेसमेंट करके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भिजवाई जाए ताकि जल्द अज जल्द रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो सके। अच्छा, तो सर लोगों के जहन में ये और मीडिया ही इसी तरह पोर्ट्रे करे कि बहुत बड़ी तूफ़ानी तबाही हुई है और तमाम अजला बह गए हैं। ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के 9 से ज़ायद अजला जो हैं वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ज़रा ये क्लैरिटी कीजिए कि मालकन डिवीज़न के शांगला, स्वात और बुनेर अजला जो हैं वो ज़्यादा वर्स्ट इफेक्टेड हैं। इसके अलावा क्या है सूरत हाल? इस तरह अवान साहब के ये जो अभी क्लाइमेट चेंज हो गई है या ग्लोबल वार्मिंग जो हो गई है, ये एक बिल्कुल नया फिनामिना है और पूरी दुनिया के लिए नया फिनामिना है। इस फिनामिना में जिधर तबाही इस वक्त जो बुनेर में बहुत बड़ी तबाही हुई, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं या शांगला में, तो उसको क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं। क्लाउड ब्रस्ट ये होता है कि 1000 मीटर एरिया के अंदर अंदर 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश 1 घंटे के अंदर अंदर होती है। जिस वक्त ये बारिश स्पेसिफिक जगह पे होती है तो ये बहुत बड़ी तबाही लेके आती है। फिर होता ही है कि जो उसके इर्द गिर्द का पानी ने कहीं से निकलना होता है, इतनी बड़ी तादाद में अगर पानी बरसता है तो उसमें अपने रिवर चैनल होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, छोटा नदियाँ नाले होते हैं, तो वो उसमें आउटफ्लो करना शुरू कर देता है, जिसमें पानी का जिस वक्त बहुत ज़्यादा बहाव तेज़ हो तो वो अपने साथ जिधर जिधर जाता है तबाही और डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। अब ये बिल्कुल पूरा एक ऐसा नया फिनामिना है कि आपका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हमारे प्लान्स बने हुए होते हैं और सूबाई हुकूमत ने पिछले 10 साल से हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया हुआ है, लेकिन ये क्राउड ब्रस्ट का ग्लोबल वार्मिंग की तरह और ग्लेशियर मेल्टिंग का जो फिनामिना है ये बिल्कुल न्यू फिनामिना है। इसको बिल्कुल एक नए तनाजुर में देखने की ज़रूरत है और इसकी कोई प्रिडिक्टेबिलिटी हो नहीं सकती कि ये किस जगह कहाँ अकर करेगा, कब हो जाएगा। सो ये एक चैलेंज अब बनता जा रहा है और स्पेशली जो हमारा ये जो हिंदू कुश रेंज और हिमालय रेंज है, ये जो लॉजिकली दुनिया का एक ऐसा खिता है कि जो सबसे आखिर में स्टेबल हुआ, अभी भी इसके अंदर जिसको अपलिफ्ट कहते हैं, हमारे पहाड़ ऊपर जा रहे हैं जियोलॉजिकली। सो ये बड़ा वल्नरेबल है, अर्थक्वेक के लिहाज से भी वल्नरेबल है, ग्लेशियर मेल्टिंग के लिहाज से भी वल्नरेबल है, लैंड स्लाइडिंग के लिहाज से भी वल्नरेबल है। और जो रिवर्स हैं और इस सारी वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से जो रिवर्स हैं उनका बिहेवियर और उनका फ़्लो जो है वो इंतहाई एरेटिक हो चुका है। जिस वक्त रिवर का फ़्लो एरेटिक हो तो रिवर से जो सब ट्रिब्यूटरीज जाती हैं, नदियाँ नाले जाती हैं, वो भी एरेटिक बिहेवियर शुरू कर देते हैं। सो ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है और सूबाई हुकूमत इस वक्त पूरी फोकस्ड है कि इमीडिएटली इसके अंदर सबसे पहले रिलीफ। तो रिलीफ के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी और उसके अलावा मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और जितने भी वज़रात थे उन सब ने इमीडिएटली इन तमाम तीनों जगह का दौरा किया। फिर उसके अलावा फ़ंड्स की फ्राहमी इमीडिएटली शुरू की गई कि आप रिलीफ एक्टिविटीज़ शुरू करें। अब आलमोस्ट रिलीफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। पहले 48 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन आलमोस्ट 99% रोड्स खुल गए थे। अब सबसे पहला काम इस किस्म में ये होता है कि रोड बांध हो तो गवर्नमेंट की मदद पहुंच ही नहीं सकती। ठीक, रेस्क्यू रिलीफ रिकंस्ट्रक्शन, अब ये फेजेज हैं। अब हमारा जो फेज़ शुरू हो गया है वो रेस्टोरेशन ऑफ फैसिलिटीज़ का फेज़। ये उनको कंपनसेशन 100% मिल चुकी है जी, इंजर्ड को भी कंपनसेशन मिल चुकी है। अब इसमें जो रेस्क्यू करना था तो तकरीबन पूरे आप अगर जिधर हज़ारा डिवीज़न को अगर शामिल करें तो तकरीबन 6000 लोग ऐसे थे कि जिनको इन इलाकों से निकालना था जहाँ डिज़ास्टर हुआ था, तो वो इमीडिएटली पहले 12 घंटों में उनको वहाँ से निकाल लिया गया था।
सो अब हम जा रहे हैं रिहेबिलिटेशन की तरफ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जल्दी रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। आज आपने स्वात शहर का ख़ुद भी दौरा किया, ये वो सारा शहर था कि अर्बन फ्लडिंग की वजह से 10-12 फुट तक पानी ऊपर गया और लोगों के घरों और दुकानों के अंदर कीचड़ से और मिट्टी से यही शहर भर गया। हमने देखा सर तमाम सफाई हो रही है तो ये शहर को, और ये है। तकरीबन 8 लाख की आबादी का शहर है, बड़ा ही थिकली कंजस्टेड पॉपुलेटेड शहर है वो। और गलियां अंदर ऐसी हैं कि जिनमें गाड़ी नहीं जा सकती, हार्डली 2 या 3 आदमी के गुजरने की जगह है। तो उसमें अगर 12 फुट मिट्टी जाए तो उसको बाहर निकालना आपको पता है बड़ा टास्क था। आज भी खाली स्वात के अंदर, इस मंगोरा शहर के अंदर 700 वर्कर जो है वो डिप्लॉयड है, शहर को साफ कर रहा है। अच्छा। और सर ये पीर बाबा के पुनेर के मुतालिक बहुत ज़्यादा मीडिया पे हाईलाइट हुआ है, वहाँ पे सर क्या एक्टिविटीज़ हो? वहाँ जी सबसे ज़्यादा डैमेज, चूँकि वही इलाका हुआ था, वहाँ जो डेथ्स भी सबसे ज़्यादा वहीं हुई थी। और वहाँ लैंड ये क्लाउड ब्रस्ट और उसके साथ साथ इमीडिएटली फिर उसके बाद जो क्लाउड ब्रस्ट के साथ साथ जो वाटर फ्लो था उसने इंक्रीज़ किया और बड़े पैमाने पे मिट्टी और पत्थर और पानी अपने बहाव के साथ लेके आया और उसने अच्छी खासी तबाही उस इलाके में की और डेथ्स भी बहुत ज़्यादा। हमारी जो 400 टोटल डेथ्स रिपोर्ट है उसमें से मैक्सिमम 180 के लगभग जो डेथ्स हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा वो खाली बुनेर में रिपोर्ट हो गई थी पहले दिन में। तो वहाँ सबसे पहले तो ये था कि जो लोग उस पानी में बह गए थे या डेबरी के नीचे आ गए थे उनको निकाला, जो ज़ख्मी थे उनको निकाला। फिर डेड बॉडीज़, अभी तक आज तक ऑपरेशन शुरू हुआ है डेड बॉडीज़ को रिकवर करने का। फिर सबसे बड़ा पहला मसला ये था कि उस इलाके में रिलीफ पहुंचाने के लिए रोड का खोलना, कि बहुत बड़ी तादाद में मिट्टी और लैंड स्लाइडिंग की वजह से वो रोड बंद हो चुके थे, एक्सेस नहीं थी, वो रोड सारे खोल दिए गए हैं और वहाँ भी अभी तमाम रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ जो हैं वो फुल स्विंग में हैं। ठीक सर, जिस तरह आपने बात की कि मौसमियाती तगैर की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत से मसाइल हो रहे हैं और नए फिनोमेना जो आज से पहले नहीं सामने आए वो सामने आ रहे हैं। तो आप चूँकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट भी हैं, तो अब जो आइंदा के बाद आपकी प्लानिंग होगी डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या लोकल गवर्नमेंट के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो एक मशहूर ज़माना लफ्ज़ है क्लाइमेट रिजिलियंट पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। तो वो अमेरिका को भी अभी तक समझ नहीं आई कि क्लाइमेट रिजिलियंट पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाएँ, क्योंकि तगैर तो कैसे होता है उसकी समझ नहीं आती। लेकिन इस बारे में भी सर अब काम होगा कि जो आइंदा काम हो वो मौसमियाती तब्दीलियों को देख के क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए किया जाए। बिल्कुल जी, ये मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की यही है कि ये वल्नरेबल रीजन्स हैं, जिसमें हमारा मलाकंड डिवीजन आ जाता है, जिसमें हमारे हज़ारा डिवीजन के पहाड़ी इलाके आ जाते हैं, जहाँ जो स्कीम्स भी अब डेवलप की जाएँ, जिस तरह वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं या रिवर बेड्स के अंदर आपने ड्रेजिंग करनी है, स्ट्रीम नदी नालों के अंदर ड्रेजिंग करनी है, वाटर कैपेसिटी को देखते हुए उनकी कैपेसिटी ज़्यादा करनी है, या फिर किस किस्म का मटेरियल यूज़ करना है कि वो इस किस्म का जो वेदर डिज़ास्टर आए उसको बर्दाश्त कर सके। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फुली फोकस्ड है और अब इसी पे काम हो रहा है कि ये स्कीम्स नहीं भी बने वो भी क्लाइमेट रिजिलियंट हो और जो रेस्टोरेशन रिहेबिलिटेशन हो उसमें भी इसको मद्देनज़र रखा जाए कि अगर दोबारा इस किस्म की कोई चीज़ आए तो डैमेज को मिनिमाइज। नेक्स्ट फेज़ सबसे पहले तो सबसे इमीडिएट प्रायोरिटी तो ये थी कि वो जिस जगह पे भी तबाही हुई है 15 अगस्त को उसको 14 अगस्त की पोजीशन पे वापस लाएं। सिंपल टास्क आपको तबाही से पहले जिस इलाके में, हाँ, सबसे पहला फोकस ये था कि जो जगह जो चीज़ 14 अगस्त की सतह पे थी उस सतह पे वापस लेके आए। अब नेक्स्ट उसके आगे ये है कि आपने ये तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए रिहेबिलिटेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें साइंटिफिक बेसों पे अंडरटेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी स्ट्रीम्स चैनल्स को किस तरह हम उनकी कैपेसिटी ज़्यादा कर सकते हैं, रिवर्स के अंदर कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन वाल या छोटे चेक डैम्स बनाने की ज़रूरत है उनको देखा जा सकता है। फिर इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के अंदर हम ये भी देखेंगे कि इन इलाकों के अंदर जो मकानात लोग बना रहे हैं वो मोबिलाइजेशन के लिए लोगों को गाइड किया जाए कि किस किस्म के मकानात इस किस्म के वेदर फिनोमेना के लिए रेजिलिएंट साबित होते हैं और किस किस्म की कंस्ट्रक्शन रेजिलिएंट साबित नहीं होती। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू किया गया है कि पिछले 30-40 साल में अब्टाबाद से भी आप इस फिनोमेना से वाकिफ़ हैं, स्वात में भी यही फिनोमेना है कि जो हमारा नेचुरल वाटर ड्रेन्स थे
उन सारी वाटर ड्रेन्स के ऊपर इंक्रोचमेंट्स लोगों की, वो एक तो रेवेन्यू का इशू था कि वो प्राइवेट लैंड्स थी, लेकिन वो थी तो बेसिकली वो ड्रेन्स थी पुराने ज़माने में, लेकिन वो ड्रेन्स चूँकि उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको पता है जिस किस्म का है, कंस्ट्रक्शन हो गई, तो उन्होंने ड्रेन्स की कैपेसिटी दिन ब दिन कम होती चली गई। अब दिन ब दिन जिस वक्त वो कैपेसिटी कम होती चली गई, तो अब ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट करनी है कि कैसे उन ड्रेन्स के अंदर उनकी कैपेसिटी को ज़्यादा किया जाए, ताकि दोबारा अगर इस किस्म का फिनोमेना आए तो वो आउटफ्लो करके आबादियों को नुकसान ना दे सके। ठीक ठीक सर, ग्लोबल वार्मिंग, दरख्त कट रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान कार्बन एमिशंस में 0.1% का कंट्रीब्यूटर भी नहीं है, लेकिन जिन ममालिक में नुकसान हुआ है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, उनमें 7वें नंबर पर है, 7वें नंबर पे, बल्कि अब छठे नंबर पे आ गए। तो ये तो सर बड़ी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। हम जो आप आम शहरी हैं सर, हम भी सारा कचरा उठा के नदी नालों में फेंक देते हैं, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो, घर का कचरा हो, मुर्दा जानवर हो, सब कुछ हो, वो भी हम ड्रेन्स में निकासी है आपके, तो और उसकी वजह से शहरों में अर्बन फ्लडिंग होती है। उसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि हम लोगों की अपनी कोताहियाँ भी होती हैं। तो हम आवाम की भी कोताही है सर कोई या नहीं है? देखिए, आवाम की भी कोताही इस तरह है अवान साहब के हमें एहसास ही नहीं है कि हम अगर अपने रिवर बेड को गंदा कर रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर वो साफ़ पानी के चैनल्स हैं उनमें हम गंदगी फेंक रहे हैं तो वो हमारा इकोसिस्टम जो रिवर इकोलॉजी है वो उसको ख़राब कर रही है, अपना साफ़ पानी हम ख़राब कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम किसी ड्रेन के अंदर घर बनाएंगे तो वो हमारे और हमारे बच्चों के लिए भी ख़तरा है और वो पूरी आबादी के लिए भी बिल्कुल ख़तरा है। तो आवाम का इस हद तक अब आवाम को आगाही देनी ज़रूरी है कि ये अब ख़तरा कोई मतलब आने वाला नहीं, आ चुका है और ये किसी वक्त किसी जगह भी हो सकता है। घर की कंस्ट्रक्शन करनी हो तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि वो नेचुरल वाटर फ्लो के रास्ते में ना हो। कोई बिल्डिंग बनानी है तो गवर्नमेंट अदारों को भी अब हम पूरा उसके फोकस कर रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के अलावा भी कि कोई ऐसी एनओसी ना जारी की जाए किसी बड़ी बिल्डिंग की, किसी टूरिस्ट स्पॉट की, किसी ऐसी जगह की ह्यूज कंस्ट्रक्शन की कि जो किसी वाटर ड्रेन के या किसी वाटर के रास्ते में, उसके आउटफ्लो के रास्ते में आती हो, तो उस पर भी काम हो रहा है। दूसरा, आपने जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कहा, तो ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम जो है आवाम का थोड़ा सा ये है कि जी अब पहले एक तो सरकारी सतह पे क्या किया जा रहा है वो मैं आपको बताऊं कि तमाम बड़े सिटीज़ के लिए हमने अब एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्लान बना रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट को कलेक्शन कैसे करनी है और फिर सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। एबटाबाद में आपको पता है सॉलिड वेस्ट प्लांट लग रहा है, मंगोरा में सॉलिड वेस्ट प्लांट लग रहा है, क्वाट में लग रहा है सॉलिड वेस्ट प्लांट। इसके अलावा छोटे शहरों तक भी पूरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी हरीपुर में रखता है। हरीपुर में प्लान है, तो तमाम छोटे शहरों में भी। इसके अलावा इंशाल्लाह मिड सितंबर में चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा एक सूबे की तारीख की एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव का इफ्तिताह कर रहे हैं, इसकी मेगा स्कीम का इफ्तिताह कर रहे हैं, पाक साफ़ और शफाफ खैबर पख्तूनख्वा। आपको ये पता है कि हमारा फोकस अक्सर जो है रहा है सिर्फ शहरों की हद तक सफाई के ऊपर, और देहाती इलाकों के अंदर और पहाड़ी इलाकों के अंदर जो दूर दराज के विलेजेस थे उनके अंदर सफाई का कोई मेकनिज़म नहीं था। अब इंशाल्लाह मिड सितंबर से हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिस तरह मैंने आपको कहा कि पाक शफाफ और शफाफ खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खुसूसी ये इनिशिएटिव है, मेगा प्रोजेक्ट है सूबाई हुकूमत का, जिसके तहत हर जो अर्बन वीसी है, विलेज काउंसिल है, उसको 4 जनरेटर और एक लोडर दिया जाएगा कि जिससे वो सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करके उठा सके। और जो पहाड़ी वीसीज़ हैं, जो सेमी माउंटेनस और माउंटेनस एरियाज़ हैं, उनके अंदर 2-2 जनरेटर्स और एक लोडर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा हर वीसी को। तो तकरीबन 11,000 या 12,000 के लगभग लोग भर्ती होंगे, स्पेसिफिकली इसी काम के लिए भर्ती होंगे। उन्हें लोडर और यूनिफॉर्म दिए जाएंगे और उनके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बनाया गया कि 6 वीसी के मेंबर्स जो हैं वो भी उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। तरह है अवान साहब के हमें एहसास ही नहीं है कि हम अगर अपने रिवर बेड को गंदा कर रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर वो साफ़ पानी के चैनल्स हैं उनमें हम गंदगी फेंक रहे हैं तो वो हमारा इकोसिस्टम जो रिवर इकोलॉजी है वो उसको ख़राब कर रही है, अपना साफ़ पानी हम ख़राब कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम किसी ड्रेन के अंदर घर बनाएंगे तो वो हमारे और हमारे बच्चों के लिए भी ख़तरा है और वो पूरी आबादी के लिए भी बिल्कुल ख़तरा है।
तो आवाम का इस हद तक अब आवाम को आगाही देनी ज़रूरी है कि ये अब ख़तरा कोई मतलब आने वाला नहीं, आ चुका है और ये किसी वक्त किसी जगह भी हो सकता है। घर की कंस्ट्रक्शन करनी हो तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि वो नेचुरल वाटर फ्लो के रास्ते में ना हो। कोई बिल्डिंग बनानी है तो गवर्नमेंट अदारों को भी अब हम पूरा उसके फोकस कर रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के अलावा भी कि कोई ऐसी एनओसी ना जारी की जाए किसी बड़ी बिल्डिंग की, किसी टूरिस्ट स्पॉट की, किसी ऐसी जगह की ह्यूज कंस्ट्रक्शन की कि जो किसी वाटर ड्रेन के या किसी वाटर के रास्ते में, उसके आउटफ्लो के रास्ते में आती हो। तो उस पर भी काम हो रहा है। दूसरा, आपने जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कहा, तो ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम जो है आवाम का थोड़ा सा ये है कि जी अब पहले एक तो सरकारी सतह पे क्या किया जा रहा है वो मैं आपको बताऊं कि तमाम बड़े सिटीज़ के लिए हमने अब एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्लान बना रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट को कलेक्शन कैसे करनी है और फिर सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। एबटाबाद में आपको पता है सॉलिड वेस्ट प्लांट लग रहा है, मंगोरा में सॉलिड वेस्ट प्लांट लग रहा है, क्वाट में लग रहा है सॉलिड वेस्ट प्लांट। इसके अलावा छोटे शहरों तक भी पूरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी हरीपुर में रखता है। हरीपुर में प्लान है, तो तमाम छोटे शहरों में भी। इसके अलावा इंशाल्लाह मिड सितंबर में चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा एक सूबे की तारीख की एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव का इफ्तिताह कर रहे हैं, इसकी मेगा स्कीम का इफ्तिताह कर रहे हैं, पाक साफ़ और शफाफ खैबर पख्तूनख्वा। आपको ये पता है कि हमारा फोकस अक्सर जो है रहा है सिर्फ शहरों की हद तक सफाई के ऊपर, और देहाती इलाकों के अंदर और पहाड़ी इलाकों के अंदर जो दूर दराज के विलेजेस थे उनके अंदर सफाई का कोई मेकनिज़म नहीं था। अब इंशाल्लाह मिड सितंबर से हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिस तरह मैंने आपको कहा कि पाक शफाफ और शफाफ खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खुसूसी ये इनिशिएटिव है, मेगा प्रोजेक्ट है सूबाई हुकूमत का, जिसके तहत हर जो अर्बन वीसी है, विलेज कौंसिल है, उसको 4 जनरेटर और एक लोडर दिया जाएगा कि जिससे वो सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करके उठा सके। और जो पहाड़ी वीसीज हैं, जो सेमी माउंटेनस और माउंटेनस एरियाज़ हैं, उनके अंदर 2-2 जनरेटर्स और एक लोडर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा हर वीसी को। तो तकरीबन 11,000 या 12,000 के लगभग लोग भर्ती होंगे, स्पेसिफिकली इसी काम के लिए भर्ती होंगे। उन्हें लोडर और यूनिफॉर्म दिए जाएंगे और उनके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग मेकनिज़म बनाया गया कि 6 वीसी के मेंबर्स जो हैं वो भी उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर भी मॉनिटरिंग करेगा, एडी भी मॉनिटरिंग करेगा। और जो आपने अवाम का रोल का जिक्र किया, तो अवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मॉनिटरिंग करें, और अगर वो ना करें तो सफाई ना करें तो रिपोर्ट करें। दूसरा, इसके अलावा स्वात में हमने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था कि वो इनिशिएटिव हमने ये लिया था कि ऐसी वीसीज जिनके पास स्टाफ नहीं था, तो वो WCC स्वात ने ही उन वीसीज के अंदर लोगों को मोबिलाइज़ किया। हर घर से 200 रुपया लिया और 200 रुपया लेने के बाद कम्युनिटी ने खुद ही जनरेटर्स भी हायर किए। कम्युनिटी ने खुद ही जनरेटर्स हायर करके मैं उन्हें सपोर्ट दी कि आप एक मखसूस जगह पे गन फेंक दें जनरेटर्स हायर करके, तो आगे से WCC स्वात या TMA उठा के ले जाएगी। और आपको कभी विज़िट करवाएंगे 7, 8, 9 वीसीज में ये बड़ा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ। और इसी तरह आवाम अगर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर VC में अभी गवर्नमेंट दे रही है 2-2 जनरेटर, और हर घर अगर 200 रुपया दे, तो ये पूरा का पूरा ख़र्चा सारे का सारा ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अगर 100 रुपया हर घर, जब हमारी छोटी VC जो है उसकी आबादी तकरीबन अगर 6,000 है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि उसमें 800-900 के लगभग घर होंगे। और बड़ी VC अगर हमारी 18,000 की है मैक्सिमम, तो उसके अंदर तकरीबन इसी हिसाब से दुगना कर दें तो 2400-2500 घर होंगे। तो 200 रुपये अगर हर महीने वो कंट्रीब्यूट करे और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, तो हर VC के अंदर 5-6 जनरेटर्स बड़े आराम से आ सकते हैं कि जो डेली वेस्ट कलेक्ट करके एक मखसूस जगह पे रख सकते हैं। से मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हैं, वो अपने हरीपुर के लिए अरबों रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम, सैनिटेशन स्कीम ले गए हैं। एबटाबाद से सेक्रेटरी बल्दियात हैं सरदार साकिब, वो अपने एबटाबाद के लिए वाटर सप्लाई स्कीम भी अरबों रुपए की ले आए हैं, सैनिटेशन की स्कीम भी अरबों रुपए की ले आए हैं, पार्क्स की स्कीम भी अरबों रुपए की ले आए हैं। तो वो कहते हैं जी अस्ते मंसिर वाले देखिए। नहीं, आपको मैं वान साहब उनको कहें ज़रा ADP का रिव्यू कर लें, ठीक है। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट इस मामले में बड़ी उनकी क्लैरिटी है कि उन्होंने जो गाइडलाइंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दी हैं और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने खुसूसी तौर पर और चीफ मिनिस्टर ने,
कि हर टीएमए और वीसी को जो अमाउंट जाएगी वो एज़ पर पॉपुलेशन जाएगी। ठीक है ना जी। इसके लिए हमने एक सेट क्राइटेरिया बनाया, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन किसी की नहीं है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि सेमी माउंटेनस एरिया अगर हरिपुर का है या मानसेरा का है 2 जनरेटर्स और 1 लोडर मिलेगा। अर्बन एरिया अगर है प्लेन एरिया है तो 4 जनरेटर्स और 1 लोडर मिलेगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्लो ऑफ फंड्स, टीएमए को कितने फंड्स दिए जाने चाहिए और किस टीएमए को कितनी मशीनरी जानी चाहिए, उसमें 3 चीज़ें मद्देनज़र रखी गई हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उनकी क्या है, एज़ पर पॉपुलेशन उनकी रिक्वायरमेंट क्या है चीज़ों की, और उस एज़ पर रिक्वायरमेंट और पॉपुलेशन को देखते हुए और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को देखते हुए हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मशीनरी हर टीएमए को अब ट्रैक्टर ट्रॉलीज 4 सुजुकी डंपर्स 4 एवरेज, इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि एज़ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट किया। आप अगर उस स्कीम को भी उठा के देखेंगे वो भी ह्यूज अरबों रुपए की स्कीम है, और उसमें मेरा ख्याल है हरिपुर का शेयर सबसे कम नज़र आएगा। मैं वैसे आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। वजह यह है कि उधर ऑलरेडी टीएमएस जो थी उनके पास थी, उसमें आपको मानसेरा का शेयर ज़्यादा नज़र आएगा। आपको बालाकोट जो प्रॉन एरिया है, बालाकोट के लिए स्पेशल वो मशीनरी रखी गई है टीएमए बालाकोट के लिए कि जो रोड ओपनिंग में चूँकि शरायरेशन को वो देखते हैं तो उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ज़रिए से एक स्पेशलाइज्ड ट्रैक्टर ट्रॉली जिसके आगे बैक हो, जिसके साथ मिनी एक्सकवेटर का जो काम कर सके, तो वो बालाकोट को स्पेशलाइज्ड वो मशीनरी इस वजह से दी एरिया वो चित्राल को दी गई, अपर दीर को दी गई कि वो टनल खोलते हैं। तो एरिया स्पेसिफिक नीड असेसमेंट करके कंप्लीट वो आपके साथ में डीपी शेयर कर लूँगा। तो ये थोड़ा सा नाजायज़ गिला है मानसेरा वालों का, वो अपनी देख लें, स्कीम्स देख लें, अमाउंट देख लें। स्पीकर साहब का सर उनका भी थोड़ा और स्पीकर साहब ऑलरेडी सर सबका ख्याल है, और स्पीकर साहब खुद भी बड़े अपने एरिया के अंदर माशाल्लाह एक्टिव है। और आपको वो जिस वक्त ये दोनों स्कीम्स की मैं डिटेल देख लेता हूँ, आप सर आप देखें तो सही उसमें कि मानसेरा को क्या कुछ वो, इसलिए कि नहीं कि मानसेरा कोई बेगम रहे हैं सर, मानसेरा हमारे लिए, मानसेरा का स्पेशली वही जिस तरह मैंने आपको कहा, ये जो वेदर वल्नरेबल इलाके हैं हमारे, उन पे हमने बड़ा स्पेसिफिक फोकस किया है, जिसमें चित्राल है, अपर चित्राल है, लोअर चित्राल है, अपर दीर है, बालाकोट की टीएमए है आपका, इसके अलावा बटग्राम की टीएमए है। उनको स्पेशलाइज्ड फोकस्ड इस वजह से किया गया है। एबटाबाद में गलियात का इलाका है, उसको रोड खोलने के लिए स्पेशलाइज्ड फोकस्ड ही इस वजह से उनको किया गया है कि उनके पास इस किस्म के डिज़ास्टर की मिटिगेशन के लिए टीएमए के पास कैपेसिटी हो कि वो उसको मिटिगेट कर सके। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा टाइम। आखिरी सर ये पूछना चाह रहा था कि जगह जगह पे फ्लड रिलीफ के डोनेशन कैंप्स लग गए। आप तो जानते हैं 2005 के क़यामत के ज़लज़ले को भी आपने देखा हुआ है, चूँकि आपके और हमारे एरिया में था वो। तो सर ये इसको कैसे डिस्करेज किया जाए कि जगह जगह पे लोगों ने कैंप्स लगा लिए हैं और पैसा जमा हो रहा है, अशिया जमा हो रही हैं, वो रिलीफ जाएगी नहीं जाएगी, और अजीब अजीब नाम के एनजीओज भी आ गई हैं, इदारे बन गए हैं। नहीं सर, इस पे तो बड़ी सख्ती है। आपने उस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, लेकिन आपने डीसी बुनेर का वो नोटिफिकेशन देखा होगा कि कोई रिलीफ एक्टिविटीज़ विदाउट द क्लियरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो। उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, लेकिन इसके मामले में सूबाई हुकूमत बड़ी क्लियर है सर कि ये दुरुस्त भी नहीं है सर कि अगर कोई रिलीफ लाए तो वो पहले उस डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से रब्ता कायम करे, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से बैठ के बात करे और फिर बताए कि क्या रिलीफ लाना चाहता है, क्या उस रिलीफ गुड की जरूरत भी है कि नहीं है। आपने तो सैलाब में, आपने तो ज़लज़ले में देखा था ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही थी कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह जो फंडिंग भी आ रही है, उस फंडिंग को भी हम सारे डाइवर्ट कर रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में कि आप PND से रब्ता कायम करें, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे और ओवरऑल एक यूनाइटेड जो है, और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने एक स्पेशल अकाउंट भी, बैंक अकाउंट भी खोल लिया है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन मुखैर ज़रात से भी अपील की गई है कि उसी अकाउंट में पैसे जमा करवाएं। सरकारी मुलाजमीन ने भी अपनी तनख्वाह 1-1 दिन की और 2-2 दिन की उसमें जमा करवाई है। तो उसमें जो भी रिलीफ करना चाहे तो उससे गुजारिश यही है कि उसी फंड के अंदर अगर आप पैसे दें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत हो सकती है। सरदार साकिब रज़ा असलम, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं जानता हूँ कि बहुत मसरूफियत थी आज आपकी, और उसके बावजूद आपने टाइम दिया, मैं इंतहाई मशकूर। थैंक यू सर।